आज के इस क्लास में हम लोग बैंक क्या है, बैंकिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों से परिचय करने जा रहे हैं। मतलब बैंकिंग का इंट्रोडक्शन हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। बैंकिंग के इंट्रोडक्शन की जैसे ही बात आती है तो हमारे पास प्रश्न उठता है कि सबसे पहले बैंक होता क्या है, किसको बैंक कहेंगे हम लोग, बैंक के लिए क्या क्राइटेरिया होती है। तो बैंक को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। बैंक को डिफाइन करने के लिए हम लोगों का जो टर्मोलॉजीज आता है वो कहता है कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन मतलब वह संस्था है जिसे जनता से जमा स्वीकार करने, गौर करेंगे, जनता से जमा स्वीकार करने का अधिकार होता है और उसे साथ साथ ऋण देने का भी अधिकार होता है। और ये जो अधिकार होता है वह लीगल अधिकार होता है, मतलब वैधानिक रूप से उसको मान्यता दी गई होती है। उसी संस्था को बैंक कहा जाता है सामान्य भाषा में। अब बैंक को बड़े स्तर पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो हम लोग उसका डिफिनेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसमें बहुत तरह के जो है सो बैंक का क्लासिफिकेशन होगा, बैंक के अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे, उसमें अलग अलग उसके डिफिनेशन के अनुसार बहुत सारे टर्मोलॉजीज हमको जुड़ेंगे। आगे हम लोग बताते हैं, एक प्रश्न उठता है कि अच्छा तो दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा बना था। ऐसे तो बैंकिंग सिस्टम शुरुआत बहुत पहले से थी, लेकिन बैंकिंग का जो फॉर्मेट था, जो संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशंस के रूप में जो बैंक बनाई गई थी लीगली जो है गवर्नमेंट के द्वारा, वह इटली के जेनोवा शहर में 1406 ईस्वी में का सबसे पहला वैधानिक बैंक बनाया गया था, जिस बैंक का नाम रखा गया था संत जॉर्ज बैंक। ये एग्जाम से इसका रिश्ता नहीं है, एग्जाम से रिश्ता बैंक के डिफिनेशन का था जो मैंने बताया, ये बस जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे हम लोगों को जो जानना है कि बैंकर कौन होता है। अब यहाँ बैंकर को भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे हम लोग टर्म्स पर चलेंगे। बैंकर का मीनिंग क्या होता है? बैंकर का अर्थ होता है कि भारत का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 बना है, उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के धारा जो उसका है 5 के 6 के अनुसार बैंकर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो क्या करता है, जनता को ऋण देती है। और करेंगे, जनता को ऋण देती है और जनता से निवेश स्वीकार करती है। ये दोनों बातें तो आपको मैंने पहले ही बताया। अब क्या है, उसको उपभोक्ता के चेक या विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र होते हैं, उन विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को जारी करने पर, प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट इसको कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं डिमांड ड्राफ्ट की बात करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हिंदी में उसको प्रपत्र शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये उसको लीगल चेक जो होता है वो भी एक प्रकार का करेंसी ही होता है, लेकिन वो बैंक की करेंसी होती है, बैंक मनी उसको कहा जाता है। वो सिर्फ बैंक के पास ही वो चलेगा, बाहर मार्केट में वो नहीं चलेगा। तो ऐसे प्रपत्रों को जारी करने का जिसे अधिकार दिया जाता है उसे ही बैंकर कहते हैं। और दूसरी चीज कि आपके जो भी उपभोक्ता होते हैं उनके संपत्ति की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उसके पास होती है। ये सभी फीचर्स जो होता है आर्टिकल हमारे आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ये सब प्रोविजंस जो किया गया है उसी को बैंकर कहा जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स पर। बैंक और कस्टमर से रिलेशंस को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब आपके यहाँ से बनने शुरू होंगे, डायरेक्ट एग्जाम्स की तरफ हम लोगों को चलेंगे। सबसे पहले जैसे बैंक और कस्टमर का रिलेशन जो है वो क्या होता है। बैंक और कस्टमर का रिलेशन स्टेप बाय स्टेप चेंज होते जाता है। अब कैसे चेंज होता है, कौन से स्टेज में बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक देनदार और लेनदार शब्द यूज होता है। इंग्लिश में इसको डेब्टर कहते हैं और इसको क्रेडिटर कहते हैं। डेब्टर और क्रेडिटर्स में फर्क क्या है? देखिए, बैंक भी डेब्टर होती है और बैंक भी क्रेडिटर होती है, और कस्टमर जो होता है, उपभोक्ता होता है, वो भी डेब्टर होता है, मतलब वो भी जो है देनदार होता है और वो भी लेनदार होता है। दोनों का अब स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा। जैसे ही आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही बैंक में आप जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो आपके ऊपर मैसेज आता है मोबाइल पर कि यू हैव क्रेडिटेड दिस अमाउंट इन योर अकाउंट। अब आप गौर करेंगे, वहाँ मैसेज आता है कि आपने जो है ये अमाउंट क्रेडिट किया है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यू आर क्रेडिटेड इन रेस्पेक्ट टू अदर क्राइटेरिया, मतलब बैंक के पास आप क्रेडिटर हो गए हैं अभी आप। तो क्रेडिटर्स आप हो गए कब, जब आपने बैंक के पास पैसा जमा किया, तो ये स्टेप आपका हो गया क्रेडिटर का। तो वहां पर अब बैंक से आपका रिश्ता क्या बना, आप क्रेडिटर हो गए और बैंक क्या हो गया, बैंक जो है डेब्टर हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा आपने जमा किया है। ठीक अपोजिट,
जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा अब बैंक कर्ज के रूप में देती है, तो बैंक जब कर्ज के रूप में आपको देती है, जाते हैं आप बैंक से कर्ज लेते हैं, तो वहां पर अब आपके अकाउंट का मैसेज होगा कि बैंक आपके ऊपर देगी कि बैंक ने आप पर क्रेडिट किया है। मतलब आप अब बैंक के रिस्पेक्ट में क्या हो जा रहे हैं कि आप जो है सो ऋण लेने वाले हो जा रहे हैं और बैंक जो है आपको ऋण देने वाले हो जा रहा है। तो ये दोनों रिलेशन जो है उपभोक्ता और बैंक का स्टेप बाय स्टेप चेंज हो जाता है। बैंक ऋणी हो जाती है, देनदार हो जाती है। कब? जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, उपभोक्ता जो है वहां पर लेनदार हो जाता है, ऋणदाता हो जाता है। ठीक अपोजिट, जब वो उपभोक्ता को बैंक ऋण देती है तो उस स्टेज में क्या होता है, बैंक जो है ऋणदाता होता है, लेनदार होता है और उपभोक्ता देनदार हो जाता है। ये फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने देखा। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रस्टी और बेनिफिशियरीज का। न्यासी और लाभार्थी क्या होता है? अब यहाँ न्यासी और लाभार्थी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। न्यासी, देखिए ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास करना और बेनिफिट्स मतलब लाभ उठाना। देखिए न्यासी और लाभार्थी के रिलेशंस को हम लोग यहाँ स्पष्ट करेंगे। जैसे कोई भी उपभोक्ता जो है बैंक के पास अगर अपनी धनराशि किसी विशेष प्रयोजन के लिए जमा करते हैं, मान लीजिए आपको टैक्स चुकाना है, आप चाह रहे हैं कि मैं बैंक के पास पैसा जमा करके रखूं, बैंक उसको जो है टैक्स में डिपॉजिट कर दे। तो अब यहाँ पर आप क्या किए कि आप बैंक के ऊपर विश्वास किए, ट्रस्ट किए, तो आप जो है बैंक ट्रस्टी हो गया और आप उससे बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, तो आप जो है बेनिफिशियरी हो गए। ये रिलेशंस यहाँ पर जो है उपभोक्ता लाभार्थी हो जाता है और बैंक जो है सो न्यासी हो जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला रिलेशन हम लोग देखते हैं जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो नेक्स्ट जो रिलेशन है, एक हिंदी में निक्षेप गृहीता वर्ड यूज होता है, जिसको इंग्लिश में बेली कहा जाता है, और दूसरा होता है निक्षेपक, जिसको बेलर कहा जाता है। अब यहाँ समझेंगे इसमें क्या होता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कस्टमर होता है, वो अपना बॉन्ड पेपर, सिक्योरिटी पेपर, मतलब जो आपने कहीं जमा रखा है, किसी चीज में आपने क्या किया, सेविंग्स किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वह पेपर या कोई भी प्रॉपर्टी का पेपर आप जाकर बैंक के पास सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से केयर करने के लिए, निगरानी के लिए अगर आप बैंक के पास जमा करते हैं, तो ये जो रिलेशन हो जाता है यहाँ पर बैंक निक्षेप गृहीता हो जाता है, इंग्लिश में बेली कहते हैं। और इसी के अपोजिट उपभोक्ता जो होता है वो निक्षेपक हो जाता है, जिसको बेलर कहा जाता है। इसके बाद अगला जो रिलेशन हम लोग चौथा देखने जा रहे हैं, ये हम लोग अभिकर्ता और एजेंट, जिसको एजेंट कहा जाता है, और प्रधान, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है। अब यहाँ देखिएगा कि ये अभिकर्ता कब होगा। जैसे आपका आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल में रिचार्ज करना है, बैंक हमारे अकाउंट से कहें कि चलो 304 रुपया जमा कर दो, पता लगा कि अब वो जो है बैंक क्या कर रही है, आपके एजेंट के रूप में काम कर रही है। वो कंपनी को पैसा ट्रांसफर की, पैसा आपने बैंक में जमा रखा था, वो कंपनी के पास बैंक का पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। किस लिए? तो आपका मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए, आपका बिजली बिल जमा करने के लिए, आपके छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ये जो काम करता है, कौन करता है? एजेंट करता है। आप एजेंट को कहते हैं जाओ ये जाकर पैसा पहुंचा देना, है ना। तो ये काम बैंक कर रही है, आपका मोबाइल रिचार्ज से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर के इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब का पेमेंट हो, जो भी मतलब इस तरह का पेमेंट है, ये सारे कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस स्टेज में बैंक जो है अभिकर्ता, एजेंट हो जाती है, और उपभोक्ता जो है प्रिंसिपल हो जाता है, प्रधान हो जाता है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं पट्टाकर्ता और एक पट्टेदार, जिसको लेजर और लेजी कहा जाता है। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस हो जाता है। कोई भी जो बैंक है, अगर बड़े जैसे ही आपके पास कैपिटल हो जाता है, शादी वादी होगी, पैसा वैसा ज़्यादा हो जाएगा, दहेज वहेज मिलेगा, नौकरी वोकरी होगी तो दहेज ज़्यादा मिलेगा, जिस लेवल का नौकरी होगा उस लेवल का दहेज मिलेगा। ये तो हम लोगों के यहाँ का चलन बना हुआ है। वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है कि अच्छा मेरा ये स्टैंडर्ड है, बस वही दहेज का चलन बना हुआ है। अब देखिए उसमें क्या हो, पैसा ज़्यादा मिलेगा, या फिर पैसा के साथ साथ हो सकता है आप ज्वेलरी वगैरह बहुत आप लेते हैं, तो अब आपको लॉकर की ज़रूरत पड़ती है। बैंक में जाते हैं सुरक्षा के पॉइंट से और क्या करते हैं, लॉकर ले लेते हैं। तो उपभोक्ता बैंक का लॉकर जैसे ही लेता है, तो यह सुविधा बैंक उसको उपलब्ध कराती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, बैंक जो है लेजर का काम करती है और उपभोक्ता जो है वो लेजी कहलाता है। ये स्टेप जो है, यानी कि जब भी कोई भी, जैसे ही कोई व्यक्ति बैंक से लेजर लेता, बैंक से लॉकर लेता है,
तो उन दोनों में जो रिलेशंस बन जाते हैं, बैंक उस स्टेज में आपको लेजर हो जाता है, पट्टाकर्ता, और उपभोक्ता पट्टेदार हो जाता है, लेजी हो जाता है। ये महत्वपूर्ण रिलेशंस की बात हम लोगों ने किया। अब आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, जहाँ जिन चीज़ों को हम लोगों को जानना है, फिर जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो है बैंकों का भारत में विकास। ये तो संबंध हम लोगों ने देखा कि बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। अब हम लोग संबंध के बाद देखते हैं कि भारत में बैंकिंग सिस्टम कब से और कैसे कैसे डेवलप हुई थी। तो भारत में बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट की कहानी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत की पहली बैंक बनाई गई थी वर्ल्ड में, तो मैंने बताया था सेंट जॉर्ज बैंक बनाई गई थी, जो जेनोवा इटली में पड़ता है, वहाँ पर 1406 ईस्वी में बनाई गई। भारत में सबसे पहले जो वैधानिक रूप से बैंक बनी थी, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वह बैंक 1770 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि पहली जो भारत की बैंक थी, उस भारत की पहली बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरकार ने किया था या कौन किया था? तो एक अलेक्जेंडर कंपनी थी, उसी अलेक्जेंडर विदेशी कंपनी थी, उसी ने भारत में सबसे पहली बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से हमारे देश में बैंकिंग के प्रक्रिया की शुरुआत होती है लीगल वे में, है ना, वैधानिक तरीके से। फिर जो है अब बैंकिंग सिस्टम बढ़ने लगी, तो उस वक्त की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने क्या किया, हमारे यहाँ के 3 प्रेसिडेंसी थे, भारत 3 प्रेसिडेंसियों में विभाजित होकर के और भारत में शासन कर रहे थे अंग्रेज। तो उन्होंने उस वक्त की जो सबसे बड़ी और डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी कही उस वक्त जो थी, वो थी बंगाल। तो सबसे पहले 1806 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने बैंक ऑफ बंगाल, कहीं कहीं बैंक ऑफ कोलकाता भी लिखा होता है, तो वो बैंक ऑफ कोलकाता जानिए या बैंक ऑफ बंगाल कहिए, वो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना उस प्रेसिडेंसी में सबसे पहले की गई 1806 ईस्वी में। इसके बाद दूसरी जो है प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में, फिर जो है सो सरकार अंग्रेजी हुकूमत ने 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। और तीसरी प्रेसिडेंसी जो हमारी बम्बे प्रेसिडेंसी थी उस वक्त, उस बम्बे प्रेसिडेंसी में 1843 ईस्वी में तीसरी बैंक की स्थापना की गई। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी में बैंक हमारे स्थापित किए गए, इसके बाद बैंकिंग की प्रक्रिया हमारे यहाँ बढ़ते बढ़ते चली गई, आगे बढ़ने लगी, और बहुत सारे बैंकों का सब प्राइवेट बैंक उस वक्त बढ़ने लगे। ये गवर्नमेंट की थी, इसलिए गवर्नमेंट बैंक इसको हम लोग उस वक्त मानेंगे। अब देखिए इसके बाद ये जो है, जब आगे चल करके पूरा हमारा नेशंस एक जगह अंग्रेजी हुकूमत में आ गई, तो ये 19वीं शताब्दी में, जब हम लोग 20वीं शताब्दी उसको कहिए तो 19वीं शताब्दी यही थी, 20वीं शताब्दी में, तो 1921 ईस्वी में उस वक्त जो है अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया कि इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया और मर्ज करके एक बैंक बना दिया। और वह जो एक बैंक बनाई, उस बैंक का नाम रखा गया बैंक ऑफ इंपेरियल। बैंक ऑफ इंपेरियल की स्थापना अंग्रेजी हुकूमत ने तीनों ही बैंकों को मिला करके किया, ताकि एक केंद्रीयकृत बैंक जो है बनाई जा सके। ये जितने भी बैंक उस वक्त सब मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब विदेशी लोगों की इसमें पूंजी थी। इसके जितने शेयर होल्डर्स थे सब विदेशी थे, भारतीय लोग इसमें शेयर होल्डर्स नहीं थे। अब देखिए भारत में भारत के लोगों के द्वारा जो पहली बैंक स्थापित की गई, क्योंकि बात भरोसे की भी थी यहाँ पर। अब अंग्रेज तो आपके यहाँ के थे नहीं कि आप उन पर भरोसा करते, तो उस वक्त के जो लोगों ने मिल करके यहाँ की एक जो है सो बैंक अपना बनाया, और वह बैंक 1881 ईस्वी में भारत के लोगों के द्वारा बैंक अवध कमर्शियल बैंक के नाम से 1881 ईस्वी में एक बैंक स्थापित किया गया। यह कुछ भारतीयों के द्वारा मिल करके स्थापित किया गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारतीयों की पूंजी की नहीं थी, इसमें विदेशी लोगों की भी पूंजी इसमें भी थी। और पूर्ण रूप से भारतीय लोगों ने ही जो एक बैंक स्थापित किया, ये 1894 ईस्वी में जाकर के। तो क्वेश्चन दोनों एक और करेंगे, 1894 में जो बैंक बनी, ये पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा पूंजी लगा करके बनाई गई। इसमें नियंत्रण से लेकर के और निवेश तक सब भारतीय लोगों का था, इसमें कोई भी विदेशी लोग नहीं थे। और यह जो बैंक बनी उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। ये पंजाब नेशनल बैंक और तो अवध कमर्शियल बैंक में फर्क कितना है, दोनों भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें कुछ विदेशी शेयर होल्डर थे, और ये पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संचालित और निवेश किया गया बैंक था। इस पर नियंत्रण पूर्ण से भारतीयों का था। अब यहाँ से बैंकिंग सिस्टम तो काफी बढ़ने लगी। मैंने जैसे बताया इंपीरियल बैंक की स्थापना सभी तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर के एक बना दिया गया 1921 में। आगे चल करके जो है, जब बैंकिंग सिस्टम हमारी बहुत बढ़ गई, तो बहुत बढ़ गई और करेंसीज का चलन शुरू हुआ,
तो भारत सरकार उस वक्त की जो तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया, भारत में बैंकों का एक रेगुलेटरी के रूप में एक अलग संस्था बनाना उसको बाध्यकारी हुआ, ताकि लोगों की विश्वसनीयता और बड़ी संख्या में जो ये चीज़ें डेवलप हो रही थी उनको नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारत में जो है आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से फिर पढ़ेंगे हम लोग। फिर जो है ये आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के बाद तब तक आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ ली और भारत जो है आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद भारत के जो है सबसे पहले भारत सरकार, अब चूंकि जितने भी बैंक ये सब थे इसमें सब विदेशियों का पूंजी था, तो सबसे पहले जो रेगुलेटरी संस्था थी तो उन लोगों ने कहा भाई पूंजी तो मेरा वापस कर दो हमारा। तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 ईस्वी में क्या किया कि आरबीआई का भारत सरकार ने नेशनलाइजेशन किया। और करेंगे राष्ट्रीयकरण करना। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब हुआ कि दूसरे जो प्राइवेट लोगों की संस्था संपत्ति थी या विदेशियों की जो संपत्ति उसमें लगी हुई थी उसको उनको वापस करके और उसको खरीद लेना, यह क्रिया राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि आरबीआई की जो पूंजी थी उस पूंजी का अधिकतम पूंजी विदेशियों को वापस कर दिया, जो भी उसके इन्वेस्टर्स थे उनको वापस करके और फिर उसको परचेज कर लिया। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की अपनी संस्था हो गई पूर्ण रूपेण, जिसको कि वह जिस क्रिया को हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं। और ऐसा जो था, इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है जो मैं बता दूं फिर से कि आरबीआई की एक्चुअल स्थापना जो की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पर किया गया था, और ये यही कमीशन रिकमेंड किया था जिसके आधार पर हम लोगों ने आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट देखा था। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी आरबीआई के बारे में। फिर हम लोग आगे जाते हैं। ये जो है आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या हुआ, भारत में जो है अब भारत सरकार का अगला फोकस था कि उसके बाद दूसरी बड़ी बैंक यहाँ रह गई थी आरबीआई के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अब सरकार फोकस की कि इसको क्या करना है कि अब हमको सरकारीकरण करना है। सरकारीकरण करना मीन्स राष्ट्रीयकरण करना की बात हम कर रहे हैं। कहते हैं आप सरकारी बैंक क्या होता है, वो मैं आगे डिटेल्स करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। तो राष्ट्रीयकरण करना, तो भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ कंट्राडिक्शंस भी देखिएगा मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ पहले, सिंपल थोड़ा सा शॉर्ट में। भारत सरकार ने अबाउट 60%, लगभग 60% शेयर जो है परचेज किया किसका, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, या इंपीरियल बैंक उसको कहें हम लोग। और उसको परचेज करने के बाद उसका जो है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया, भारत सरकार ने लाई वो 55 में, और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को भारत सरकार उसका 60%, अबाउट 60% स्टेक मतलब शेयर को खरीद करके और उसको क्या किया, सरकारी अपनी संस्था भारत सरकार ने बना लिया। अब ये यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस भी संस्था में 51% से अधिक भारत सरकार का शेयर होगा वो भारत सरकार की अपनी संस्था मानी जाती है, उसका मालिकाना हक भारत सरकार का हो जाता है और वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक में सम्मिलित हो जाती है, जिसको आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, क्योंकि उसके 60% शेयर अबाउट खरीदा गया था। और ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हुई क्योंकि विदेशियों के पूंजी को वापस करके उसको राष्ट्रीय मिलाना, और ये सब बिफोर मतलब फ्रीडम से पहले के इसके पूंजी थे। ये एस्टेब्लिश्ड संस्था थे जिसको भारत सरकार अब नई भारत की संस्था बना रही है। ये प्रक्रियाएं बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते जो है बैंकिंग सिस्टम तो बहुत था और लोगों का राष्ट्रीयकरण उस पर मुद्दा हुआ कर रहा था, बड़ा मुद्दा था भारत में, क्योंकि हम लोग समाजवाद लाने की बात कर रहे थे। तो समाजवाद लाने के लिए जरूरी था कि राष्ट्रीयकरण हो, नेशनलाइजेशन हो, सरकार का नियंत्रण उस पर हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अधिक अधिक संस्थाओं पर जिस पर सरकार का नियंत्रण होगा वही स्टेट, वो मतलब वही सिस्टम जो है समाजवाद सोशलिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो डेवलपमेंट चला बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट, तो भारत सरकार आगे जो बाकी बैंक हमारे बचे हुए थे उसका राष्ट्रीयकरण करने का सरकार ने फोकस किया। तो यहाँ पर 1969 में एक्चुअल 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने क्या किया, उस वक्त के बड़े 14 बैंक्स थे, उन 14 बैंकों का राष्ट्रीय करने का डिसीजंस लिया और वो डिसीजंस लेकर के उसको उनका राष्ट्रीयकरण किया। उसमें क्या हुआ, क्राइटेरिया रखा गया। उस वक्त एक तो कुल पूंजी उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल पेड अप कैपिटल कहा जाता है। तो जिन बैंकों का भी पेड अप कैपिटल
50 करोड़ से अधिक था। पेड अप कैपिटल इसके लिए वर्ड यूज होता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग। तो चुकता पूंजी और रक्षित पूंजी दोनों मिलाकर के, रिजर्व कैपिटल दोनों मिलाकर के जिन बैंकों की कैपिटल 50 करोड़ रुपीस थी, उस वक्त 50 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, तो 50 करोड़ रुपीस थी, उसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को किया। इसके अंतर्गत उस पर 14 निजी बैंक हमारे यहाँ आए, क्योंकि सभी बैंक निजी हो गए थे आज़ादी के बाद से। तो अब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर आगे चली और प्रक्रिया, और आगे चलने के बाद फिर भारत सरकार ने क्या किया, 1980 में फिर से जो है बाकी 6 और बड़े बैंक बचे थे, उनका भी फिर से भारत सरकार ने स्टेक खरीदा, और स्टेक खरीद करके उनका भी राष्ट्रीयकरण किया 15 अप्रैल 1980 को। ये जो 6 बैंक थे, इन 6 बैंकों का क्राइटेरिया था कि जिन बैंकों का उस वक्त अब बढ़ गया और पेड अप कैपिटल जो था, चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपये पहुंच गया था, उनको उनका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने किया, और इसे अंतर्गत 6 बैंक आए। अब हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई टोटल यहाँ 14 + 20, और एक मिला लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक इंडिया के और एसोसिएट्स भी थे, लेकिन वो सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आते थे। तो कुल मिलाकर हम लोग 21 उसके हम लोग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका कंट्राडिक्शंस नहीं होना चाहिए। कहीं आपको चीज़ें गलत वैरी करती हैं तो आप वहाँ पर इन सभी चीज़ों का तर्क लेकर के आप खुद मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ के बाद एक्चुअल जो है 1969 के बाद भारत में जो है निजी बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था कि अब कोई भी निजी बैंक नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन फिर ये चीज़ें बढ़ी, और फिर 1993-94 में जो है ये समाप्त कर दिया गया, और फिर से नए निजी बैंकों की शुरुआत कर दी गई, क्योंकि ये 1991 वाला जो एक्ट आया था, निजीकरण का जो एक्ट आया था प्राइवेटाइजेशन का, वहाँ से फिर निजी बैंकों की स्थापना की शुरुआत भारत में फिर से हो गई। अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपके पास बनता है। 14 जून 1949 को जो है भारत में जो है क्या हुआ कि एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो बहुत तरह की समस्याएं थे उनका निपटारा करने के लिए भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना भारत सरकार ने लाया, जिसको बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम कहते हैं। और बैंकिंग लोकपाल योजना भारत सरकार के द्वारा लाई गई, ये एक इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम में चेंज के लिए बेस में आ जाता है। तो ये थी हम लोगों को बैंकों कि हमारे यहाँ की जो फॉर्मेट थी, ये थी जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट का सिचुएशन था। फिर इससे रिलेटेड और भी हम लोग टर्म्स अभी जानेंगे, लेकिन हम यहाँ एक और एक्सप्लेन कर ही देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, बैंकों का क्लासिफिकेशंस करेंगे। और ये मैं कर दूँ आपको विशेष रूप से एक्सप्लेन कि जैसे अभी जो वर्तमान सिचुएशन हमारे यहाँ है, इस वर्तमान सिचुएशन में हमारे यहाँ जो कुछ बैंक हैं, जैसे मर्जिंग्स का प्रक्रिया जो चला है, तो बैंकों में मर्जिंग्स की प्रक्रिया के बाद अब हमारे पास कितने बैंक बचे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हम लोग बचे हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाती है, इसके अंतर्गत जो है भारतीय महिला बैंक ये 2013 में एस्टेब्लिश की गई थी, 2017 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। उसी तरह देना बैंक जो है, ये देना बैंक इसको मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में। उसी तरह विजया बैंक थी, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया, इसको भी 2019 में। ओरिएंटल बैंक मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में। और आगे हम लोग देखते हैं और इससे रिलेटेड टर्म्स, और कुछ बैंक हमारे मर्ज किए गए हैं। जिन बैंकों को मर्ज किया गया है उनमें जो है हम लोग अब देख रहे हैं कि जैसे यूनाइटेड बैंक है, तो यूनाइटेड बैंक जो है ये पहले एक यूनाइटेड बैंक था, आप देखे होंगे, तो उसको भी मर्ज कर दिया गया है, और उसको मर्ज करके उसको मर्ज किया गया है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में उसको भी मर्ज किया गया है, और ये भी 2020 में। ये सारे 2020 में मेनली बड़े बैंक्स को मर्ज किया गया। आंध्रा बैंक थी, इसको भी मर्ज कर दिया गया यूनाइटेड बैंक यूनियन बैंक में। कॉरपोरेशन बैंक है, इसको मर्ज किया गया यूनियन बैंक। और इलाहाबाद बैंक था, इसको मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में। और सिंडिकेट बैंक मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में। ये सारे 2020 में सब मर्ज किए गए हैं। और इस प्रकार से जो अब हमारे पास जो बैंक बचे हैं, तो एक्चुअल राष्ट्रीयकृत बैंक 12 ये थे, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जिसको हम लोग कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13 हो गया। और एक यहाँ बैंक में और आपको जोड़कर बता दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर बैंक जो था, अब वह भी सरकारी एक बैंक, भारत सरकार की सरकारी बैंक ऑन बैंक हो गई है, क्योंकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद क्या किया, जम्मू कश्मीर बैंक को जो है उस बैंक का 74.24%
शेयर खरीद लिया है, और शेयर खरीदने के बाद अब जो हमारे पास टोटल बैंक्स की संख्या, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों मतलब सरकारी बैंकों की संख्या हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर 13 और 1 ये 14 हो जाता है टोटल बैंकों की संख्या। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक जिसको आप कहते हैं, उसकी संख्या भारत में 14 हो जाती है ना। और जम्मू कश्मीर बैंक के पहले ये संख्या हमारे पास 13 हुआ करती थी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या। ये बैंकों के विलय की बात की मैंने बात बताई। अब एक मैं फॉर्मेट बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको है कि भारत में जो बैंक हैं, इनको बैंकों को कितने भागों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग सिस्टम जो हमारी है ये कितने भागों में इसको हम लोग क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। भारत की पूरी बैंकिंग सिस्टम आप जानते हैं आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होती है, और आरबीआई जो कंट्रोल करती है, इस आरबीआई के द्वारा जो कंट्रोल होता है उसमें हमारी पूरी बैंकिंग सिस्टम जो है ये 5 भागों में मेनली डिवाइड होती है। एक सहकारी बैंक, दूसरा नाबार्ड बैंक की बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है कॉमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक जिसको कहते हैं, और चौथी जो हम लोग एक देख रहे हैं भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक जिसको कहते हैं आप, और 5वीं फॉर्म जो है यह है लघु वित्त बैंक है। ये 5 भाग में भारत के बैंकिंग सिस्टम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। जो सारे बैंक काम जो हमारे करते हैं, ये सभी बैंक हमारे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये सब हमारे कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 प्रकार से बैंकों को क्लासिफाई की है। अब इन 5 प्रकार के बैंकों की विशेषता क्या है हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। सहकारी बैंक ये राज्यों के अंतर्गत होता है, जिसका डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। ये इसका डायरेक्ट केंद्र से सम कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता है। नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक अलग संस्था बनाई गई, जो पहले आरबीआई की संस्था हुआ करती थी, एग्रीकल्चर विभाग अलग होती थी, जिससे अलग करके 1982 में एक अलग संस्था बना दी गई, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड सभी प्रकार के बैंकिंग एक्टिविटीज को देखने से लेकर के नियमन वगैरह करने का काम करती है। ये नाबार्ड एक अलग संस्था हो गई। और कमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक पे मैं ज़्यादा बात करूंगा थोड़ा सा, पहले मैं भुगतान बैंक शॉर्ट है इसको बता देता हूँ। ये भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, पेटीएम है, ये सब जो भी पेमेंट्स बैंक्स हैं, ये सभी पेमेंट्स बैंक, सबके बारे में डिटेल से भी आगे हम लोगों को पढ़ना है अगले चैप्टर्स में। तो ये सभी बैंक जो हैं इनकी एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअल 100 करोड़ रुपए के बेसिक पूंजी से की गई है। तो ये सब एक अलग बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट बैंक अलग सिस्टम बना दी गई है, और लघु वित्त बैंक भी, इसकी भी स्थापना 100 करोड़ के कैपिटल से ही की गई है। दोनों में फर्क क्या है, ये भुगतान बैंक सिर्फ पेमेंट देगा, ये ऋण नहीं लेता, सॉरी ऋण नहीं देती है, इसकी ये डिफरेंस ये है। और लघु वित्त बैंक क्या है, ये ऋण लेगी भी, सॉरी ऋण देगी भी और आपसे पैसा जमा भी लेगी। भुगतान बैंक सिर्फ पैसा जमा कराएगी, आपको ऋण नहीं देगी। और लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसको कहते हैं आप, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको ऋण भी देगी और आपसे पैसा जमा भी लेगी, आपका अकाउंट भी खोल सकती है, मतलब दोनों काम करेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट 100 करोड़ से हुआ, इसलिए दोनों का फॉर्मेट अलग है, एकदम दोनों फॉर्मेट अलग काम करते हैं। अब देखिए हम लोग कमर्शियल बैंक पर चलते हैं, व्यवसायिक बैंक जिसको कहा जाता है। व्यवसायिक बैंक होता क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्यवसायिक बैंक एक्चुअल होता क्या है कि वैसे बैंक, देखो सभी प्रकार के बैंकिंग एक्टिविटीज करने का राइट होता है। जितने भी प्रकार के बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वो सभी कर सकते हैं। आपको चेक जारी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, आपका रिमिटेंस का पैसा मतलब विदेश से कोई पैसा भेजता है उसका वो क्या कर सकते हैं, उसको वो एक्सचेंज कर सकते हैं, विदेश पैसा भेज सकते हैं। हर प्रकार के लोन जितना चाहिए आपको, अनलिमिटेड लोन आपको मतलब जितना हो सकता है उतना दे सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज होते हैं जो सब काम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से लेकर के और डेप्थ देने के कार्य, सभी प्रकार के जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उन सबों को उनको यूज करने का राइट होता है। वही बैंक हमारा व्यवसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक कहलाता है। अब ये कमर्शियल बैंक होते कितने हैं? कमर्शियल बैंक जो हैं ये यहाँ पर हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक कमर्शियल बैंक जो होता है पब्लिक सेक्टर से बैंक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कहते हैं, शॉर्ट में इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक PSB यूज होता है। और एक हो गया निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हो गया। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में भी 2 तरह का बैंक होता है। एक जो है ये मैंने बताया कि निजी क्षेत्र के बैंक ये हो गए, जैसे HDFC, ICICI, ये सब बैंक हैं हमारे निजी क्षेत्र के बैंक हो गए। ये भारत के जो बैंक है वो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हो गए।
और एक 2005 से भारत में जो है विदेशी बैंकों के खोलने की प्रक्रिया भारत में शुरू की गई। विदेशी बैंक मतलब मान लीजिए अमेरिका का फेडरल बैंक है, तो अगर फेडरल बैंक भारत में आ करके और अपना ब्रांच वो खोलती है तो यहाँ पर वो प्राइवेट बैंक हो जाती है, यहाँ पर वो भारत के सरकारी बैंक नहीं रह जाती। भले ही अमेरिका की बड़ी संस्था है, लेकिन भारत में वो कार्य करेगी तो निजी बैंक के अंतर्गत ही वो काम करेगी, क्योंकि नियमन जो बनाई गई, नियम जो प्रोसीजर है, वह नियम डिवाइड और डिसाइड करता है कि आप सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत काम है या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो जिस कंपनी में या जिस भी बैंकिंग सिस्टम में भारत सरकार की पूंजी मोर देन 51% है, वही संस्था, वही बैंक जो है सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कहलाती है, पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाती है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि विदेशी बैंक जो भी आते हैं उसमें भारत सरकार की पूंजी नहीं होती है, इसीलिए वो जो है यहाँ पर आकर के प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक में होते हैं। अब रूल दोनों पर जो है अलग अलग काम करेगा। सरकारी बैंकों का रूल पर सरकार का जो रूल है वो सरकारी बैंक वाला काम करेगा, निजी क्षेत्र पर निजी क्षेत्र के लिए जो रूल बनाया गया है वो काम करेगा, दोनों पर अलग अलग काम करेगा। अब यहाँ हम लोग चलते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक की बात जो हम लोगों ने किया, इसमें जो है हम लोग एक्चुअल कौन कौन से आते हैं। तो देखिए ये जो बैंक हमारे बैंकिंग सिस्टम्स है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत ये हम लोगों ने देख लिया, निजी स्तर का बैंक हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब कमर्शियल बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। अब एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, ये भी जो है व्यावसायिक बैंक ही होता है। विदेशी बैंक भी हमारे जो है सो व्यावसायिक बैंक हो गया, और एक यहाँ एक IDBI हो गया है। IDBI जो है सो अब इसका बड़ी स्थिति गड़बड़ हो गया, ये कॉमन जेंडर वाली इसकी हालात हो गई, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रखें किस में। ये इसकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर जो है IDBI के बारे में बता दूं कि IDBI भारत की एक ऐसी बैंकिंग सिस्टम मतलब हो गई है जिसपे दो तरह से कार्य होता है। IDBI का 2020 में जो है इसमें शेयर इसका बेच दी भारत सरकार, और 51% जो भारत सरकार की पहले जो शेयर ज़्यादा थी वो 68 समथिंग था, उसको हटा करके और इसको लेस देन 51% कर दिया, और इसमें भारत सरकार की पूंजी मात्र रह गई 45.5%। अब देखिए 45.5% भारत सरकार की पूंजी हो गई, मतलब ये सरकारी बैंक के क्राइटेरिया से बाहर हो गया। सरकार का नियंत्रण इस पर प्रत्यक्ष मतलब अधिकारिता उस पर से पूर्ण अधिकारिता नहीं रह गई, डिसीजंस लेने के अधिकार सरकार की समाप्त हो गई। अब दिक्कत क्या हुआ कि जिसने इसका शेयर खरीदा वो LIC खरीदा, और LIC ने सबसे ज्यादा शेयर इसका 49.24% खरीदा। अब ये 49.24% जो LIC ने इसका शेयर खरीदा है, अब इसके पास भी पूरी राइट्स नहीं रह गई, क्योंकि पूरी राइट जिसके पास 51% शेयर होगा उसी पर पूरी अधिकारिता उसी की होती है। तो यहाँ जो है IDBI के साथ ये समस्या हो गया कि IDBI पर भी जो है, IDBI पर ना ही तो भारत सरकार की पूर्ण नियंत्रण है और ना ही LIC की पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन डिसीजंस मेकिंग में आपको LIC को ही वैल्यू दिया जाएगा मुख्य रूप से। समस्या क्या है, इसके प्रमोटर्स जो पहले से हैं उनका 5.29%, एक और इनका भी शेयर इसमें अवेलेबल है। अब देखिए इस पर, ये मैंने कहा कि एक कॉमन जेंडर वाली इसकी हालात हो गई, क्या है इस पर जो रूल लागू होगा, एक्चुअल ये है भारत सरकार की ही संस्था, लेकिन ये जो नियमन इसका होगा, इस पर जो नियम काम करेगा वह काम करेगा निजी बैंक वाला, प्राइवेट बैंक वाला। लेकिन एक्चुअल ये प्राइवेट बैंक भी नहीं है कंप्लीट रूप से, है ना। तो क्योंकि LIC भी ऑलरेडी भारत सरकार की ही संस्था है, तो और भारत सरकार के शेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से IDBI एक अलग कैरेक्टरियाज है। अब कुछ और बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे वर्तमान में भारत में जो भारतीय निजी बैंक है उनकी संख्या 22 है, और जो विदेशी बैंक हमारे हैं, विदेशी बैंकों की संख्या 46 है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमारे हैं उनकी संख्या 43 रह गई। पहले बहुत ज़्यादा था, 100 से भी ज़्यादा थे। अब मर्ज कर करके जो है भारत सरकार ने इसकी संख्या कम कर दी, और भारत सरकार आगे फोकस की है कि जो भी हमारे क्षेत्रीय बैंक हैं उनका फॉर्मेट चेंज करने के लिए अगला भारत सरकार का फोकस है कि इसमें हम लोग चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें बताया, ये सब का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग के रूप में हम लोगों ने आपको बताया, बैंकिंग से मैंने आपको परिचय कराया। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकिंग का अगला फॉर्मेट क्या है, जैसे RBI क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है। पहले हम लोग शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर NBFC के बारे में, पहले NBFC के बारे में पढ़ेंगे, फिर शेड्यूल बैंक पढ़ेंगे, फिर RBI पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में।